नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा प्यारे मित्रों सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। दोस्तों, आज की क्लास में बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के क्लास नंबर 2 में बात कर रहे हैं बाई जायसवाल सर, यानी कि मैं जायसवाल सर आप सभी के साथ आपका भाई। दोस्तों, हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। पहली क्लास हमने पेडागोजी की कंप्लीट कर ली। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सारा यहाँ पे कंक्लूजन एक ही, ठीक है, क्लासे। शिक्षा शास्त्र मतलब होता है सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलना। जब बारिश होती है तो हम छाता लेके चलते हैं ताकि पानी ना पड़े। वैसे ही ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र होगा, सारे यहाँ पे कंक्लूजन आपका पड़ेगा। जितने भी आपके पानी के कण छाते में पड़ते हैं आसपास, ठीक है, पूरा एब्जर्व कर लेता छाता, आपको सुरक्षित करता है। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र की क्लास आपको सुरक्षित करेगी सीडीपी में, यानी पेडागोजी में सुरक्षित करेगी। और जो आपका सभी को पता है 15 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब पूछे जाते हैं, तो 15 में से 15 लाना है। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। जी हाँ, जर्मनी में हुआ, रूस में हुआ था, अमेरिका में, फ्रांस में। ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो पहली क्लास थी उसका यह मॉक क्वेश्चन था। सभी प्यारे मित्र कमेंट किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ पर हुआ? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय दोस्तों जर्मनी पर हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे मित्र, तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। खेल द्वारा कार्य करने से बालक की जो शक्तियां क्रियाशील होती हैं वह कहलाती हैं। वह शारीरिक कहलाती हैं क्रियाशील, मानसिक, सामाजिक या उपरोक्त सभी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो खेल द्वारा कार्य करने से बालक की जो शक्तियां क्रियाशील होती हैं वह शारीरिक रूप में भी होती है, मानसिक रूप में और सामाजिक रूप में, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्यारा सा प्रश्न है जो सीधा आपके सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेगा। संभावित प्रश्न रहेगा कि खेल व गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती। जी हाँ, खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। डाल्टन पद्धति विधि में, प्रोजेक्ट पद्धति विधि में, मॉन्टेसरी पद्धति विधि में, या दोस्तों किंडरगार्टन पद्धति विधि में। अगर आपको पता है नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक देते रहें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो खेल, गीत और उपहारों द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वह सभी लोग जानते हैं, वह हमारा हो जाएगा मॉन्टेसरी, अर्थात हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, व्यक्ति के विकास के लिए मुख्य योगदान होता है। व्यक्ति के विकास के लिए जो है मुख्य योगदान पर्यावरण का होता है, वंशानुक्रम का होता है, कोई नहीं, या ए व बी दोनों का होता है। आपका ओपिनियन क्या है? आपका फीडबैक क्या कहता है कि व्यक्ति के विकास के लिए जो मुख्य योगदान है वह हमारे पर्यावरण, यानी जहाँ जहाँ हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ का आवरण जो होता है, एरिया होता है, उसका भी हमारे विकास में योगदान होता है। व्यक्ति के विकास में योगदान होता है और वंशानुक्रम का भी होता है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों वाला। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है प्यारे मित्रों कि जन्म के समय बालक का भार होता है। जब बालक का जन्म होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बालक का जब जन्म होता है तो बालक का भार 5 से 8 पाउंड होता है, 10 से 11 पाउंड होता है, 2 पाउंड होता है, या 3 पाउंड होता है। सभी नीचे कमेंट करेंगे, अगर आपको पता है जरूर फीडबैक करते हैं। तो जन्म के समय बालक का भार होता है, कितना होता है? आपका जवाब होना चाहिए 5 से 8 पाउंड, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसके डिटेल के साथ पढ़ें दोस्तों, अगर शारीरिक दशा है, नवजात शिशु का वजन 5.5 से 9.5 पाउंड तक होता है, अर्थात अगर पाउंड की बात करें, अगर किलोग्राम की बात करते हैं तो 2.5 से, ठीक है, 2.5 केजी से लेके 4.3 केजी तक होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमें कन्फ्यूज भी करते हैं, यही प्रश्न हमें कन्फ्यूज करते हैं। छठवां प्रश्न प्यारे मित्रों, फीडबैक करते रहें। बालक का विकास निर्भर करता है शिक्षा पर, मनोरंजन पर, वंशानुक्रम पर, या सामाजिक गुणों पर निर्भर करता है।
तो बालक का विकास दोस्तों किस पर निर्भर करता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए मनोरंजन पर दिया गया है, वंशानुक्रम क्रम पर, सामाजिक गुणों पर। बालक का विकास निर्भर करता है, उपयुक्त सभी ऑप्शन तो दिया नहीं, तो बालक का विकास जो सर्वप्रथम शिक्षा पर निर्भर करेगा, पहला जो आएगा शिक्षा। तो बालक का विकास वंशानुक्रम सामाजिक गुणों पर करता है, मनोरंजन पर भी करता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमें लगता है कि शिक्षा पर बालक का विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र आई थिंक वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा, दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक्स है सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। दोस्तों 7वां प्रश्न कह रहा है आपका क्लास नंबर बाल विकास शिक्षा 7 पेडागोजी का क्लास नंबर 2 है कि मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, जैविक और आर्थिक कारक है, जैविक और सामाजिक कारक है, सामाजिक और राजनीतिक कारक है, या प्यारे मित्रों सामाजिक और आर्थिक कारक है। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह दोस्तों हमारा जैविक और सामाजिक कारक कहलाता है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंक्लूजन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक करते रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की कि शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। जब बच्चा या बालक शैशवावस्था में होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता यानी दूसरों पर, ठीक है, आश्रित होना, या उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था यानी कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो शैशवावस्था में बालक देखिए अनुकरण करना, अनुकरण करता है, यानी कि अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, सीखता है बच्चा, सहयोग भी लेता है, दूसरों पर आश्रित रहता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने ना ही ज़्यादा चल पाता है। ठीक है, सभी को पता है जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा या 1 वर्ष तक बच्चा चल नहीं पाता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो शैशवावस्था में बालक जो है ये सभी चीज़ें जो है पाया जाता है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, 25 क्वेश्चनों का यह सेशन है, क्लास नंबर 2 है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। शिशु अपनी माँ को पहचानने वाले, देखिए शिशु जो है अपनी माँ को पहचानने लगता है पहले महीने में, द्वितीय महीने में, तीसरे महीने में, चतुर्थ महीने में। अगर आपको पता है फीडबैक करते रहें सभी प्यारे मित्र। शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है या पहचानने वाला होता है, कब होता है, तो आपका तीसरे माह की बात कर रहे हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जन्म के समय भार जो है 6 से 7% वजन प्रथम 7 दिनों में घट जाता है। उसका रीजन क्या है सभी लोग जानते हैं, परंतु 10वें दिन तक अधिकांश शिशु अपना पूर्व वजन प्राप्त कर लेता है। जैसे पहले बच्चा जन्म लेता है, कुछ 7 दिनों थोड़ा वजन उसको घटता है, 6 से 7% घटेगा, फिर वह 10वें से लेके 12वें दिन तक क्या होता है, 10वें दिन फिर वही अपना वजन प्राप्त कर लेता है। किस तरह शिशु के रोने से क्या होता है, जो फेफड़े में होता है हवा भर जाती है, और शिशु क्या होता है, श्वसन क्रिया करना आरंभ कर देता है। सामान्यतः शिशु 16 से 18 घंटे तक सोता है, ये भी आपको ध्यान देना है। जो शिशु है सामान्यतः कहाँ तक सोता है, तो 16 से 18 घंटे तक सोता है, ये आपको ध्यान देना है। सामान्यतः शिशु की बात कर रहे हैं। और नवजात शिशु का वजन हमने बात किया 5.5 से 9.5 पाउंड और 2.5 से 4.3 केजी तक होता है। और शिशु की लंबाई 1622 इंच तक होती है या 48 से 56 सेंटीमीटर की होती है। ये सारा डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है, CDP में 30 में 30 पाने के लिए, क्योंकि 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, ये 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका स्थायी दांतों की संख्या और एक होता है आपका अस्थायी दांतों की संख्या। और यहाँ पर पूछा गया अस्थायी दांतों की संख्या 18, 19, 20 या 32, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी होती है, 20 होती है। और मनुष्यों में अस्थायी दांत अस्थायी दांत दूध के दांत कहलाते, ये भी ध्यान देना। अस्थायी दांत आ जाए या पूछा जाए कि मनुष्यों में दूध के दांत कितने होते, तो 20 ही करना। अस्थायी और दूध दांत दोनों सेम चीज़ें हैं, जो जन्म के 6 से 7 महीने के बाद आना शुरू हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो दूध के दांत या अस्थायी दांत जो होते हैं जन्म के 6 से 7 महीने के बाद आना शुरू हो जाते हैं। और बच्चों को दोनों जबड़ों में 2.5 से 3 साल का होने इन दोनों के दांत की संख्या 20 हो जाती है। और इस तरह से बच्चों की ऊपरी और निचले जबड़े में 10-10 दूध के दांत होते हैं। और आपको बता दें
कि बच्चे के जन्म के बाद जो दांत निकलते हैं उनको ही दूध के दांत कहते हैं। और दूध के टूटने के बाद, यानी दूध के दांत टूटने के बाद ही स्थायी दांत निकलते हैं और इनकी संख्याएं 32 होती है, स्थायी दांतों की संख्या। और मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आ गया कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। देखिए, मनुष्य का पहला प्रकार होता है छेदक या कृतंक। दूसरा होता है, ये जो छेदक का कृतंक होता है ये किसका काटने का काम आता है, जो भी भोजन उसको काटने के काम में आता है, जिसे आगे के होते हैं सभी लोग जानते हैं। और दूसरा होता है भेदक या रदनक, जो फाड़ने के दांत होते हैं, जो फाड़ने के काम आते हैं। और तीसरा होता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर की बात कर रहे हैं। और चौथा होता है चवर्णक। अग्रचवर्णक, चवर्णक, दांत 4 प्रकार के होते हैं। छेदक, कृदंक हो गया, भेदक या रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। चवर्णक का क्या कार्य है, जो जबड़े जो चबाने का कार्य कर ठीक है कार्य करते हैं, जो चबाने वाले दांत होते हैं उनको चवर्णक कहते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित होता है, शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर या गामक विकास पर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित करता है। आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गामक की बात कर रहे हैं। बालक का सर्वांगीण विकास उसके गामक विकास पर अधिक अवलंबित करता है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति की किस अवस्था में सुप्त हो जाती है। सुप्त यानी कि धीमी पड़ जाना, किस अवस्था में हो जाती है, शैशवावस्था, बालकाल, किशोरावस्था या गूढ़ की अवस्था में। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति की किस अवस्था में सुप्त हो जाती है, तो देखिए पहले किशोरावस्था में लगभग 5 वर्ष का होता है, इसमें थोड़ा जागृत होती है। और फिर जब किशोरावस्था शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे फिर ये आपका फिर अंत तक बनी रहती है। तो बाल्यकाल जो समय है, तो बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती, तो बालकाल में यहाँ पर सुप्त हो जाती है, धीमी थोड़ा पड़ जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बौद्धिक असमानता के अंतर्गत निम्नलिखित के बालक आते हैं। जी हाँ, जो बौद्धिक रूप से असमानता के अंतर्गत बालक आएंगे, प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक या उपर्युक्त सभी बालक आएंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स से अपना अपना फीडबैक देते रहें। तो बौद्धिक असमानता के अंतर्गत जो बालक आते हैं वह हमारे कहलाएंगे दोस्तों प्रतिभावान बालक भी कहलाएंगे, सृजनात्मक बालक भी कहलाएंगे और मंदबुद्धि के बालक भी कहलाएंगे, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये असमानता के अंतर्गत आएंगे। प्रतिभावान होंगे तो ये समान में भी नहीं आएंगे, जो बच्चे सृजनात्मक है ये भी समान में नहीं आएंगे, मंदबुद्धि वाले हैं ये भी समान में नहीं आएंगे। तो उपर्युक्त सभी असमानता के अंतर्गत बौद्धिक असमानता के अंतर्गत बालक, ये उपर्युक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जब दांत का क्वेश्चन था आपका, उसमें सारा डिटेल इसलिए बता दिया गया था। हम कोशिश करते हैं पर क्वेश्चन पर उसका सारा डिटेल बताने की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारा कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जन्म के समय बालक की लंबाई पूछा गया है, 21 इंच, 20, 22, 1.9 इंच। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या करता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 20 इंच की बात कर रहे हैं। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है, या कह सकते हैं 35.6 सेंटीमीटर से, ठीक है, 14 से 20 इंच होती है, ध्यान दीजिएगा। तो अर्थात 35.6 सेंटीमीटर से 50.8 सेंटीमीटर में पूछा जाता है। और समान तौर पर एक भारतीय शिशु जो 9 महीने का समय पूरा होने के बाद जो है जन्म लेता है तो उसका औसत जो वजन होता है 2.5 किलोग्राम से लेके 2.9 अर्थात 3 किलो के बीच होता है। औसत वजन की बात कर रहे हैं, अगर बच्चा पूर्ण स्वस्थ 9 महीने बाद जन्म लेता है तो। किस मत अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का प्रारंभ सिर से होता है। यानी कुछ अनुयायियों का मत है या कहना है या कथन है कि विकास की क्रिया का प्रारंभ सिर से होता है। समान से विशिष्ट की ओर,
विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, या मस्तबोध मुखी सिद्धांत, या संगठित प्रक्रिया? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किन अनुयायियों के कथन है कि विकास की क्रिया का प्रारंभ सिर से होता है? तो यह हम बात कर रहे हैं सी ऑप्शन की, मुखी सिद्धांत, मस्तबोध मुखी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। दोस्तों, काम भाव की तीव्र देखी जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो देखिए, जब बालक 5 वर्ष का होता है थोड़ा वहाँ पे काम प्रवृत्ति होती है, और जैसे बाल्यावस्था आता है थोड़ा धीमी पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही देखिए बालक किशोरावस्था के चरण पर आता है तो वो फिर स्पीड आती है और फिर अंत तक बनी रहती है। तो काम भावना की तीव्रता देखी जाती है वह किशोरावस्था में देखी जाती है। कौन सा संवेग नवजात शिशु में होता है? भय, क्रोध, प्रेम या उपयुक्त सभी? ये तो बहुत ही नॉर्मल आसान प्रश्न था कि संवेग नवजात शिशु में आपका भय भी होता है, क्रोध भी करता है, प्रेम भी बच्चा करता है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के लिए कौन सी महत्वपूर्ण समस्या होगी? सुनना, सीखना, रटना, अंतःकरण? ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिए। प्रश्न समझ लिया आपने तो आपने आंसर भी जान लिया। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के लिए कौन सी महत्वपूर्ण समस्या पूछी गई है? तो बाल मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण जो हमारी समस्या आएगी वो हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। हम बात करें दोस्तों सीखने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से पूछा ही जाता है प्रश्न कि डिस्ग्राफिया संबंधित है विशिष्ट लेखन संबंधी व्यतिक्रम से, या वाचन व्यतिक्रम से, या गणितीय व्यतिक्रम से, या गणितीय एवं वाचन व्यतिक्रम से? तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि डिस्ग्राफिया हमारा ऑप्शन नंबर सी किसके साथ जाएंगे, सभी लोग समझ करेंगे। देखिए, गणितीय व्यतिक्रम जो होता है वह डिस क्या कहलाता है? डिस्कैलकुलिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ग्राफिया, देखिए ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? ग्राफ अगर बनाएंगे तो लिख के द्वारा बताएंगे, ठीक है, लिख कर ग्राफ बनाएंगे। तो विशिष्ट लेखन संबंधी व्यक्तिक्रम हमारा डिस्ग्राफिया कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, डिस्कैलकुलिया संबंधित है विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम से, लेखन व्यतिक्रम से, वाचन व्यतिक्रम से, लेखन या वाचन व्यतिक्रम से संबंधित है डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया अभी हमने बात किया कि यह गणित के संबंधित आपका है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम संबंधित होगा डिस्कैलकुलिया, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिस्प्रेक्सिया संबंधित है वाचन व्यतिक्रम से, गणितीय व्यतिक्रम से, वाचन लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम से, या उपयुक्त सभी से। तो डिस्प्रेक्सिया संबंधित है आपके वाचन लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए का पूरा नाम पूछ रहे हैं। डीएनए का पूरा नाम डॉक्सी नॉर्मल एसिड, डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डॉक्सी राइबोज नॉर्मल एसिड, या नोट, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम दोस्तों डॉक्सी रेबियो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। डीएनए का पूरा नाम डॉक्सी रोबी न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को हम सभी क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और डीएनए का एक कण 4 अन्य तत्वों से बना होता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, बेहतरीन प्रश्न है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, क्वेश्चन को गहराई से समझते हैं। मार्गदर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? नेगेटिव प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न आ गया मार्गदर्शन के संबंध में, कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। मार्गदर्शन का एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता, तो ये आई थिंक नहीं होता, मुझे लगता है नेगेटिव होगा। मार्गदर्शन का क्षेत्र विस्तृत होता है, बिल्कुल सही बात है। मार्गदर्शन व्यक्ति क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है ये दोस्तों यह कथन सही नहीं है मार्गदर्शन के संबंध में। अगला प्रश्न है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु आवश्यक होगा अच्छे पड़ोसी के, पुस्तकों की, मित्र की, या मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं। तो किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु क्या आवश्यक होता है दोस्तों? तो उसके लिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि उसके लिए मार्गदर्शन का बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, किस स्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में
निर्देशन सहायता नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीट करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस स्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के निर्देशन सहायता नहीं करता है। जब आत्मानुभूत को विकसित करता है, जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करता है, या जब निर्देशन जीवन की समस्याओं का समाधान करने में अंतर्दृष्टि का विकास करता है, या उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करेगा जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करेगा। तो जो कोई भी अधिगमकर्ता होता है, जो परामर्श आपको देता है, उसके साथ सहयोग करना बहुत ही जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के विकास के निर्देशन में सहायता के लिए। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आइए आज जान लेते हैं, आज का मॉक क्वेश्चन है। सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इस मॉक क्वेश्चन का कि किशोरों को किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जो किशोर होते हैं, किशोरों की किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक मार्गदर्शन, शैक्षणिक मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन, या उपयुक्त सभी। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, पूरा समय है 24 घंटे का। कल की क्लास तक आपको कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास, ये सेशन आपको कैसा लगा। क्लास नंबर 2 CDP का, ठीक है, पेडागोजी का, यह हम बात करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र का। यह सेकंड आपकी क्लास है, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करते रहें। इसी तरह सहयोग करते रहें अपने शिक्षक परिवार का, टीचर्स फैमिली का, और सदस्यता जरूर हासिल करें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।